अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। धूप निकल आई, इसलिए मैंने अपनी डीपी भी चेंज कर दी उसके मुताबिक। नहीं जी, एक और क्वेश्चन करते हैं और कामयाबी की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन अभी हमारे पास अ, मार्च 2022 का। ठीक है जी। इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। क्वेश्चन है कि हमारे पास मार्च 2022 का, और सपोज टुडे अज्यूम दैट टुडे इज 31 2025, बिल्कुल इसी तरह ही इस टाइम जनरल का पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास है क्या। सपोज यू कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेएबल और रिफंडेबल टू मिस्टर बी फॉर द टैक्स ईयर 2024 5 to all relevant exemption exclusion and disallowing 16 marks का है. What other option is available to Mr. B for taxation of salary of arrears 700,000 received from ML as part of final settlement? Because revised computation is not required. तो इससे हमें ये अंदाजा हुआ कि ये जो सैलरी इसने कहीं जॉब छोड़ी है या कोई और इशू हुआ तो इसको 7 लाख रुपया एरियर से भी मिला हुआ है। एरियर मीन पिछले सालों का इसको मिला हुआ है। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या है? एक नंबर का है कि वो चाहे तो इसको पिछले साल में अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज करें और इसको टैक्स करवा लें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसकी प्लानिंग को कि हमें क्या क्या मिल रहा है क्वेश्चन के अंदर। पहला उसने हमें डेट बता दी कि जनाब हमारे पास डेट ये वाली मौजूद है। मिस्टर बी द सीनियर मैनेजर है जी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स रिजाइन कर दिया उसने जी। इसमें भी यही है, 31 जनवरी 2025 को उसने रिजाइन कर दिया। हाफ ईयर ऑफ सर्विस, completion of 3 years. During the year, he received the following available salaries है, allowances है, super leave, additional leave का pass, fair month or the monthly rent. He pays leave rental and sources have leave this car for the office purposes. 13,000 share है जी, ये भी implies में scheme है। He received payments on the final settlement, ये भी है। withholding tax है जी उसके पास, deducted by एडवांस टैक्स उसके पास मौजूद है। He received gold worth rupees as a gift from his old friend. नहीं, ये गिफ्ट आ गया फ्रेंड से। ही परचेज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हमारी सिक्योरिटी होती है, उतने की खरीदी है, खरीदने के ऊपर टैक्स नहीं है। ही लेफ्ट फॉर यूके और ज्वाइन ओलिवर लिमिटेड एज एन एम्प्लॉई, छोड़ के चला गया। तो यहाँ पर चैप्टर 1 भी आ गया। A citizen of Pakistan leaves during a tax year and remains abroad, वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया। While residing in UK, receive a visiting faculty member as a university की foreign source income आ गई। Average exchange rate during the year to this, एवरेज एक्सचेंज रेट हमें मिल रहा है, इसका मतलब हमें फॉरेन से कोई इनकम जनरेट हो रही है। तो हमारे पास जो हमें अभी तक चीजें मिल रही है वो सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही, कैपिटल गेन भी हो फिलहाल नजर नहीं आ रहा, बिजनेस इनकम शायद हमारे पास वो विजिटिंग वाली वो आ जाए, इसके अंदर ये चीजें हमें फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। तो अब हम मिस्टर बी की वही टेम्पलेट सबसे पहले बनाएंगे। तो मैं इसको जरा जगह से डिलीट कर दूंगा। तो क्वेश्चन है जी हमारा मार्च
2023 का। और आपकी खालिद साहब की बुक का जो क्वेश्चन नंबर है वो है जी 18, 10.18। ठीक है जी। तो मिस्टर है जी बी। पहले हम हेडिंग लिखेंगे, मिस्टर बी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल इनकम एंड टैक्स टू ईयर फंड टैक्स ईयर 2025। और पहले उसमें सैलरी मौजूद है तो वो लिखेंगे। सैलरी इनकम भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। सैलरी। अब मैं इसको डबल करने ताकि आपको समझने में, एक तरफ किताब है और एक तरफ ये कहते हैं जी, मिस्टर बी अ सीनियर मैनेजर एट रिजाइन ऑन 31st ऑफ जनवरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.5 साल ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव द फॉलोइंग इमेलमेंट। ये उसने रिजाइन कर दिया 31 जनवरी 2025 से। तो 2025 को अगर से रिजाइन कर दिया है तो हमारे 7 माह बन गए। ठीक है, जुलाई से लेके। बेसिक सैलरी है भी हमारे पास, अलाउंसेज है, अलाउंसेज इक्वल टू दिस है। चलते हैं हम इसकी बेसिक सैलरी। आप अंदाजा करें कि सैलरी तो भी अच्छी ले रहा है, फिर भी पाकिस्तान छोड़ के चला गया बेचारा। ऊपर रुपीज में सोते हैं, यहाँ पर 6.27। अलाउंस 60,000 पर मंथ फॉर सर्विस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, आउट ऑफ विच ही पेड 36,000 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विस। 60,000 उसका मिल रहा था, 36,000 तो वो पे कर रहा था, तो बैलेंस जो अमाउंट होगी उसका बेनिफिट होगा। यानी 60,000 रुपये से मिला, लेकिन 36,000 तो वो खुद पे कर रहा था ना उसके। तो मतलब ये तो नहीं हो गया इसमें से। ठीक है, वो खुद पे कर रहा था, तो लिहाजा ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा सर्वेंट अलाउंसेस फॉर सर्वेंट 24। तो यहाँ पर हम इससे लिखेंगे 60 के -46 के मल्टीप्लाई बाय 7। ये लिखेंगे एग्जाम में ताकि एग्जामिनर को पता चले मैं क्या कर रहे हैं। ये आ जाए allowance equal to 5% of salary solely expended in the performance of the duties requirement। उसको जो है वो सैलरी जो है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज अलाउंसेस फॉर ड्यूटी वो हम डैश कर दें। ये 7 मंथ का लेंगे बेटा ये। तो ये एग्जाम्प्ट होगी क्योंकि ऑफिस के लिए उसका काम था सारा, इसलिए वो एग्जाम्प्ट हो गया। कहता है जी ही लीज अ कार ऑन 1 जुलाई 2024 हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस। उसकी ये थी मंथली रेंटल ऑफ 6। ही पेज लीज रेंटल फ्रॉम हिज ओन सोर्स बट ही हैव यूज्ड हिज व्हीकल फॉर बोथ ऑफिस एंड पर्सनल पर्पज। देखो बेटा, जो गाड़ी है उसकी शर्त ये थी, कार यूज फॉर बोथ पर्पजेज। ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये गाड़ी एम्प्लॉयर की होनी चाहिए थी, ये गाड़ी किसकी है? मिस्टर बी की है, तो लिहाजा हम इसको नहीं लेंगे। ये गाड़ी दोबारा सुन लीजिएगा, ही लीव द कार। तो ये सारी कंफ्यूजन इसने क्रिएट कर दी कि ये गाड़ी मिस्टर बी की है, तो गाड़ी किसकी होनी चाहिए थी? कंपनी की होनी चाहिए थी। तो अगर कोई एम्प्लॉय अपनी गाड़ी कंपनी के लिए इस्तेमाल करे
तो उसका टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पीछे जो रेंटल पे की उसका पर्सनल काम है, इसका टैक्स के साथ कोई कुछ लेना देना नहीं है। आगे है जी, 13,000 शेयर ऑफ एमएल वर अलॉटेड टू मिस्टर डी ऑन 1 जुलाई अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ 30 पर शेयर। इसको 30,000 शेयर मिले हैं 30 रुपए के। अकॉर्डिंग टू द स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल द ट्रांसफर द शेयर अप टू 31st ऑफ दिस। तो उसको 30 के शेयर मिले, लेकिन उसको इजाजत नहीं थी कि वो दिसंबर तक उसको सेल कर दे। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, अभी कोई टैक्स इवेंट नहीं आया। ऑन 31 मई 2025 ही सोल्ड 5,000 शेयर ऑफ एमएल एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, और उसने 5,000 शेयर बेच दिए। तो ये कैपिटल गेन आ गया। हम पहले समझ रहे थे कि हमारे पास कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है। अब ये कंपनी का हमें पता होना चाहिए, जब शेयर बिके हैं जिस कंपनी के मिले हैं, तो उसका हमें पता चलना चाहिए कि ये लिस्टेड है या नहीं है। A senior manager ML resigned on this completion of this during the year he received ML। मास्टर लिमिटेड का कुछ नहीं बताया गया, नीचे है। मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मास्टर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हुई तो फिर ये सेकंड ब्लॉक में चली जाएगी। अगर ये लिस्टेड कंपनी ना हुई तो फिर ये किस में चली जाएगी, नॉर्मल में जाएगी। तो यहाँ मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, अगर आपको नजर आ रहा हो तो मुझे बता दें कि क्या एमएल जो है कहीं उसने बताया कि लिस्टेड कंपनी है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा जी, कहते हैं जी एफएमई ऑफ ईच शेयर ऑन डिफरेंट डेट्स वर एज फॉलोज। यकम जुलाई जब इसको शेयर दिए गए थे उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू थी 30-50 की, लेकिन उसकी जो रिस्ट्रिक्शन विड्रॉ की गई वो 31/12 को की गई, और उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू थी 90। देखिए, शेयर अगर मिल जाए तो वो रेलेवेंट डेट होती है हमारे लिए, और उस पर रिस्ट्रिक्शन ना लगी हो। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हो तो वो डेट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती। रिस्ट्रिक्शन उठाई गई है 31/12 को, तो उस दिन डेट थी 90। तो 30 का शेयर, इसको 90 का शेयर कितने का मिला, 30 का। तो 60 रुपये पर शेयर उसकी सैलरी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मिलते हैं एम्प्लॉई शेयर अंडर एम्प्लॉई शेयर 15। तो वो कितना आ जाएगा, 13,000 शेयर थे इंटू 90 माइनस 30, 60 का उसको बेनिफिट हुआ है। 30,000 इंटू 60, ये उसकी सैलरी में चला जाएगा। ये बताएं, समझ आ गई है तो मुझे ओके करें, ताकि फिर मैं आगे चलूं। जी, थैंक यू। और इसको कहते हैं जी, फिर इसको वी रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट्स फॉर अमल। उसको 15 बार को सेटलमेंट मिली है ऑन अकाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट, टोटली टैक्सेबल, कुछ मानो नहीं बताया हुआ कैशमेंट 220 अंडर ग्रेचुटी स्कीम 22 लाख, अंडर ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। कोई बता सकता है कि अगर बोर्ड से ग्रेचुटी अप्रूव्ड हो तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड ग्रेचुटी बोर्ड। बोर्ड से 3 लाख रुपए की एग्जाम्पशन होती है शाबाश। और टैक्स डिपार्टमेंट से 3 लाख की होती है ना, यानी कि 2.2 मिलियन माइनस 300 के। कहाँ लिखा हुआ है, ये थर्ड चैप्टर में, ये 2 चैप्टर जो भी है वहां लिखा है। कहते हैं 7 लाख एरियर रिलेटेड टू टैक्स ईयर 24। तो हम कहते हैं एरियर सैलरी 7 लाख रुपए, इसको वो मिल गया। हम पिछले साल में की वो बात नहीं करते, हम उसको ले जाते हैं विद होल्डिंग टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। ये है, ये हमारा एडवांस टैक्स है, जो कि हमारे एडवांस टैक्स में चला जाएगा।
तो मैं इसको एहतियातन एक लाइन नीचे लिखता हूँ कि अगर दोबारा कोई सैलरी की अमाउंट आ गई तो मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा, और मैं इसको सिंगल लाइन से ऊपर नीचे क्लोज करूँ और इसको मैं आपके लिए कलम कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। कहते जी उसके बाद ये सारा सेटलमेंट हो गई, उसके बाद उसको गिफ्ट मिला है, म्यूचुअल फंड के से शेयर खरीदे हैं, और बिजनेस इनकम, इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही, मुझे कैपिटल गेन ऊपर नजर आया है, उसको लिख देते हैं, कोई बात नहीं। एग्जाम में हेडिंग ऊपर नीचे करने से कोई मसला नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ कैपिटल गेन। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ शेयर, डिस्पोजल ऑफ शेयर, उसने 5,000 शेयर बेचे हैं, 5,000 शेयर जो पता है उसने बेचे हैं, ये देखिएगा। 5,000 शेयर जिसने बेचे हैं जी, नहीं, पता नहीं विद होल्डिंग टैक्स वो कह रहे हैं कि ऐड नहीं करेंगे, नहीं बेटा, विद होल्डिंग टैक्स तो मेरा डिडक्ट हुआ हुआ है, डिडक्टेड बाय एमएल, एमएल ने मेरी सैलरी से डिडक्ट किया है, अगर एमएल पे करता तो फिर मैं यहाँ ऐड करता। इनका सवाल ये है कि ये जो लिखा हुआ विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय एमएल फॉर फ्रॉम दी सैलरी, समझ आ रही है ना? हाँ, ये सवाल आपका हो सकता है सर इसको ऐड बैक क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा ऊपर जितनी अमाउंट हम देख रहे हैं वो ग्रॉस है, जब तक एग्जामिनर ना बता दे कि ये नेट है उस वक्त तक हम उसको ग्रॉस अप नहीं करते। ठीक है, ये जो ऊपर आपको अमाउंट नजर आ रही है ये ग्रॉस है, हमें एग्जामिनर सिर्फ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि 14 लाख रुपए टैक्स कटा हुआ। तो 5,000 शेयर उसने बेच दिए, और 5,000 शेयर उसने बेचे हैं बेटा, कितने का? अब अच्छा, अब उसको शेयर मिला था 90 का, बेचा उसने 80 का, तो 90 उसकी क्या हो गई थी? डीम्ड कॉस्ट, अगर आपको याद हो। तो जब आपको इम्प्लॉय शेयर स्कीम में मिलते हैं तो फिर सेल प्राइस है 80, एक मिनट की मैं अभी आ रहा हूँ बाहर। जी, तो अब हमें डीम्ड कॉस्ट थी 90, बेचा हमने 80 का, तो अब हम अज्यूम करेंगे कि 90 की कॉस्ट थी, बेचा मैंने 80 का, तो 10 रुपए का क्या हो गया? लॉस। तो कैपिटल लॉस जो होता है वो किसी और में एडजस्ट नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस 80, तो ये हो गया लॉस, इसको हम यही लिख देंगे, लॉस हो गया कि हमें 50,000 का, इसको आगे लिख देंगे कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर डैश कर देंगे। ठीक है, कैपिटल लॉस हो गया हमें, तो उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि कैपिटल लॉस किसी और हद में एडजस्ट नहीं होता। ये वाला पॉइंट भी कर लिया हमने, ये वाला भी कर दिया, और ये आ गया। He received gold worth rupees 2 lakh on 31st from a friend। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई। इनकम फ्रॉम, हमने पढ़ा था कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिल जाए रिलेटिव के अलावा तो वो टैक्सेबल होता है। ये क्या होगा? गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, या आपको पैसे मिल जाए लोन की शक्ल में, बेशक रिलेटिव हो कैश की शक्ल में, कि 2 लाख रुपया, ये भी हो गया। कि परचेज म्यूचुअल फंड यूनिट ऑफ दिस, म्यूचुअल फंड के परचेज करने का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। He left for UK on this and joined Oliver Limited as an employee at a monthly salary of GB 32,200, उसको मंथली सैलरी मिली है। He remained abroad till end of the year, और वो साल के एंड तक कहाँ रहा? कहते हैं जी वो साल के एंड पे नो विद होल्डिंग टैक्स वाज एक्सेप्टेड बाय ओवन फ्रॉम हिज सैलरी। ये देखिएगा जरा, हमने इसमें पढ़ा था, इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड, अगर कोई शख्स पाकिस्तान छोड़कर जाए और पाकिस्तान से बाहर ही रहे तो उसकी वो सैलरी क्या होती है? वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो यहाँ सेम सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी कि उसकी जो फॉरेन सोर्स सैलरी है वो क्या हो रही है? उसको वहां पर मिल रही है। तो अब हम यहाँ पर बेशक यहाँ भी इसको कर सकते हैं अलग करके,
यहाँ लिख सकते हैं फॉरेन सोर्स सैलरी, FERN, फॉरेन सोर्स सैलरी। तो कितनी मिली है उसको, उसने आगे बता दिया है, नीचे उसने रेट दिया हुआ इसका। कहता है कि एवरेज एक्सचेंज रेट जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1 into 250। तो यहाँ हो गया हमारे पास 3200 into 250। तो हम यहाँ कर देंगे एग्जाम्प्ट। समझ आ गई ये अमाउंट क्यों एग्जाम्प्ट होगी, क्योंकि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था इसका सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड देन हिज फॉरेन सोर्स सैलरी शैल बी एग्जाम्ड। तो इसकी ये फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। While residing in UK, Mr. B served as a visiting faculty member at university. He earned 1500 pound from the university and incurred an expenditure of 500 pound, तो 1000 pound का उसमें फायदा हो गया for providing services at the university with holding tax deducted by the university amounting rupees 225। यहाँ दो चीजें आ गई, एक तो हमें इनकम की डिटेल यहाँ पता चल गई, राइट, जिसके ऊपर हमारी इनकम जनरेट हो रही है, और ये जो उसने हमें टैक्स की अमाउंट बताई है इस पे हमारा टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट होगा। तो इस पैरा में दो तरह की इंफॉर्मेशन थी, एक इनकम की थी और एक टैक्स की थी। नहीं जी, आसानी हो गई। अब हम मेन रूटीन को ओपन कर देते हैं, फॉरेन सोर्स सैलरी, और उसके बाद कहते हैं फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम। ठीक है जी, वो कितनी है उसकी, पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1500 माइनस 500 मल्टीप्लाइड बाय 250। तो 1000 इंटू 250, तो 2.5 लाख रुपए की उनकी इनकम आ गई। गलत तो नहीं कर रहा मैं, लिखूंगा 250, यही है, ये उसको मिल रही है। कोई और तरह की इनकम तो यहाँ पर मौजूद हो, और तो कोई मुझे नई इनकम नजर नहीं आ रही। तो अब हम इसका करेंगे टोटल इनकम, तो टैक्सेबल इनकम। तो सेकंड ब्लॉक की इनकम अगर हो तो बता दीजिएगा। क्योंकि ज़कात नहीं है, बाकी चीजें भी नहीं है, तो लिहाजा इसको मैंने क्या लिख दिया, टैक्सेबल इनकम ही लिख दिया मैंने इसको। और इसको मैंने डबल लाइन से भी क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया जनाब हमारे पास ये यूके वाला पॉइंट मैं बता देता हूँ। हमारे पास ये हो गई प्लस गिफ्ट हो गया, और यूके जैसे या ठीक है। सर यूके वाला पॉइंट जो है ना, मैं जरा बता दूँ आप, ये ये देखो, वो कहते हैं कि यूके वाला बेटा ये वाला या ये वाला कौन सा प्यार है, थर्ड वाला या फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, ये देखिएगा। वो कहता है कि वो विजिटिंग में उसने पढ़ाना शुरू किया उस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये सैलरी तो नहीं है ना, विजिटिंग तो परमानेंट एम्प्लॉय तो नहीं है उनका, विजिटिंग में जा रहा है, तो सैलरी नहीं है, इनकम प्रॉपर्टी भी नहीं है, अदर सोर्स भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, तो बिजनेस में चला गया। उसने वहां से 1500 पाउंड मिले, और उसको 500 रुपये का एक्सपेंस करना पड़ा इन 1500 पाउंड के लिए। तो बाकी बचा क्या, 1000 पाउंड। तो एक पाउंड कितने का है, ये नीचे लिखा हुआ उसने कि एक पाउंड जो है वो 250 का है। तो मैंने 1000 पाउंड को 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई। ये जो उसने टैक्स पे किया ना 225 का, इसके ऊपर इसको क्रेडिट मिलेगा आगे जाके, जैसे हमने सीखा हुआ टैक्स कोड को कैलकुलेट करना। सही है। ये देखिएगा मैंने इसको यहाँ पर ये कर दिया। अब टैक्सेबल इनकम आ गई। अब कोई सेपरेट ब्लॉक की आइटम हमारे पास है नहीं जो हम यहाँ से माइनस करें। अब चले जाएंगे टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन में उसी तरह सोचेंगे कि ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। ये देखिएगा इसकी सैलरी कितनी है, 8। तो हम यहाँ पर, जाहिर बात है कि आप तो कैलकुलेटर पे करेंगे ना,
आप तो कैलकुलेटर में जाके करेंगे कि 813 800 000 डिवाइडेड बाय, इस पे आप टोटल पर्सनल इनकम से डिवाइड करेंगे 8588 000। ठीक है जी, 94% इंटू अगर 100 आप करते हैं तो आंसर आ गया 94%, क्योंकि 75% से ज्यादा है तो हम लिख देंगे सैलरी। और सैलरी का रेट क्या है, हम देखते हैं सैलरी के रेट्स में, टैक्स रेट्स आपको मैंने दिखाए थे सैलरी के। ये है, वो है जी 7 लाख प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4.1 मिलियन। ये आ गया, ठीक है। अब फुल टाइम टीचर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फॉरेन टैक्स क्या है कर देंगे, प्लस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। उसमें क्या है, एक्चुअल टैक्स वो कितना था, 225 पाउंड था ना। जी बी सी ग्रेड 15 पाउंड 225 मल्टीप्लाइड बाय 250 का रेट था। इनर कॉलम में लिखेंगे, और लिखेंगे एवरेज टैक्स। एवरेज टैक्स क्या है, आपका टैक्स ये जो आपको नजर आ रहा है डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम, ये वाले। हम लिखेंगे इसमें 2270 टैक्स डिवाइडेड बाय 8588 मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम। थैंक यू। थोड़ी सी नहीं पा रहे, बिल्कुल कितनी होगी। जी ये हो गया। और एवरेज टैक्स हम करेंगे, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम। तो विच एवर इज लोअर, लोअर अमाउंट ये वाली है। तो टैक्स कितना आ जाएगा जी हमारे पास, दूसरा थोड़ी पे चलो फिर। आप लोग तो कॉफी कैसे भी पी रहे हो, सीरीज नहीं चाहिए, बस वैसे ही अगर काम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये हो गया जी हमारा सिंगल लाइन पे क्लोज कर दिया, ठीक है जी। तो इसमें हमने नीचे एवरेज फ्लोर को माइनस कर दिया। अब देखिएगा क्या इसमें फॉरेन टैक्स एवरेज था कोई, नहीं था। कोई सेपरेट ब्लॉक का टैक्स नजर नहीं आया, बता दें अगर आपको नजर आ रहा तो। नहीं है, एडवांस टैक्स सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, नेक्स्ट विद होल्डिंग टैक्स। सैलरी के ऊपर उसने बताया था, सैलरी ये था जी विद होल्डिंग टैक्स 14 लाख रुपया। जी, right, इसको डबल लाइन से क्लोज करेंगे। और यहाँ लिखेंगे टैक्स रिटर्न, यहाँ लिखेंगे गुड रिटर्न। तो ये क्वेश्चन था जी जिसके अंदर आपको सैलरी मिली। क्वेश्चन नंबर था मार्च 22 का, सैलरी मिली। कैपिटल गेन जो था उसमें लॉस आ गया, डीन इनकम का कॉन्सेप्ट भी आ गया इसके अंदर। सेक्शन 39 फ्रेंड से गिफ्ट मिल गया हमें।
₹2 लाख का फॉरेन सोर्स सैलरी हमारे पास मौजूद थी। तो सेक्शन 54 है गार्डन, उसमें जाके एग्जाम हो गई, फॉरेन सोर्स इनकम थी, उस पर टैक्स भी पे किया था, तो ये टैक्स क्रेडिट हमें मिल गया जाके इसके ऊपर। ये देखें कि हमें जो फॉरेन सोर्स थी इनकम, उसके ऊपर जिसने टैक्स पे किया था, उसके ऊपर हमें क्रेडिट मिल गया जाके। तो हमने क्या किया था यहाँ पर, टैक्स, ये वाली जो अमाउंट थी उसको डिवाइड किया टैक्सेबल इनकम के ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया फॉरेन सोर्स इनकम के साथ, तो हमारे पास ये एवरेज टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स इनकम आ गया। तो जो एक्चुअल टैक्स और एवरेज टैक्स, नीचे एवरेज लोअर, हमने यहाँ से माइनस किया, यहाँ पर आगे कोई यहाँ सेकंड जॉब की इनकम नहीं थी, सैलरी का एडवांस टैक्स हमने माइनस किया। यहाँ पर एक अमाउंट गलत आ गई, जो प्लस ये सही आ रही, ये वाली हमारी एडवांस टैक्स आ गई। कुछ सवाल है तो आप पूछते मेरे से यहाँ तक। ठीक। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अभी सेशन को क्लोज करते हैं, लेकिन एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको काम कह रहा हूँ वो आपने करना लाजमी है। अ, अभी ये देखिएगा, इसमें प्रोविडेंट फंड का इशू आ रहा है 17 के अंदर। आप इसको, इसमें कैपिटल गेन मुझे नजर आ रहे हैं इस सवाल के अंदर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी नजर आ रही है। आप ये मेरा सवाल कीजिएगा मेरा। तो मुझे बताइएगा, मैंने असाइनमेंट में कौन से क्वेश्चन दिए, ताकि फिर मैं ये अगर ग्रुप में भी पोस्ट कर दूँ। आप जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो कौन कौन सा था? 10.20 था? बुक से देख के बेटा बताइएगा जरा मुझे। और 10.80 दो किए ना, असाइनमेंट में 15 19 है। ये 10.18 सॉल्व किया था, असाइनमेंट में है 10.15 एंड 10.19। ये मैं इसको ग्रुप में मैसेज करता हूँ। ये आ गया, प्लीज यूज द टैक्स वेक्टर में। ठीक हो गया। और इसके साथ मैं इन क्वेश्चन की जो दोनों का जो स्क्रीन शॉट है वो भी आपके साथ शेयर कर दें, ताकि आपको ये काम करने का। अच्छा, अगर आप कुछ भी ना हो सके तो आप ये 10.20 जरूर दोबारा कर लें। लेकिन आपसे कुछ भी ना हो सके तो आपने 10.20 जो है इसको लाजमी देखना है। लोग एडवांस का इस्तेमाल के लिए है, बस एडवांस का पूरा सवाल तो देंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसको कर दें डिलीट। और यहाँ करना है तो 10.20 डिलीट। और फिर आगे भी हमारे पास तो दूसरा 10.20, 10.80, 10.80 सोल्यूशन। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया।
वो आपको चाहिए बेटा बता देगा। मैं जो आपने सवाल पूछा। अच्छा बेटा देखिए, हर बंदे का दिल करता है रेस्ट करने को। मेरा भी होता है कि यार मैं संडे को रेस्ट करूं। लेकिन बात ये है कि टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म से ये होता है कि जरा तारक जैसे आज सुबह हो रही थी तो हम उसको बचत हो गई, ऑनलाइन हो गए हैं ये लेक्चर जो है वो मैं इनको कहूँगा कि उसके पोर्टल पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ सवाल हो तो मुझे बता दें। आपने जो है वो कोशिश कीजिएगा कि जो आज का टारगेट है इसको कंप्लीट करें, छुट्टी में करें, रेस्ट करें, नमाज वगैरह पढ़ें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, अच्छी खुराक खाएं। अच्छी खुराक से मुराद बड़ी खुराक नहीं है तो दब के खाएं अच्छी खुराक। और बादाम वगैरह जो है ये जहन के लिए अच्छे होते हैं। जो भी आपको चीज़ पसंद है पेट भर के खाना ना खाया करें। पर अगर शेयर के लिए साइलेंट हो तो क्या अज्यूम करोगे कि पब्लिक कंपनी का है? नहीं, मैं पब्लिक कंपनी की मैंने जम्पशन ही ली पब्लिक कंपनी की ना, जान छुड़वाई पब्लिक कंपनी की जम्पशन लेके अपने आप को हिसाब में डालने वाली बात है ना। तो पहले उसको ऐड करूँ फिर उसको माइनस करूँ और फिर उसका टैक्स ऐड करूँ, एक नया जो है वो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो आसान रास्ता लें कि अगर उसे नहीं बताया कि ये लिस्टेड कंपनी है तो ना लें उसको फिर लिस्टेड कंपनी। ठीक है ना? तो और चीज ठीक है जी। तो अगर मुकम्मल हो गया है तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। 4 क्वेश्चन आज आपके हो गए हैं तो उनको आपने करना है। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो भी और बाकी वाले क्वेश्चन भी। ठीक है जी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।